नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भारतीय संविधान के विषय में केसी वेर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि भारतीय संघ अपनी प्रकृति में अर्थसंघात्मक है। इसके मायने कि भारत में एक पूर्ण संघीय व्यवस्था नहीं है। उन्होंने जब ये बात कही थी तो उन्होंने बहुत सारे आर्गूमेंट दिए थे और उसके अगेंस्ट में संविधान ने अपने आर्गूमेंट दिए थे। तो उन्हीं में से उनका केसी वेर का एक आर्गूमेंट ये भी था जिसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आपातकाल, इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होता है, क्यों संविधान में आवश्यकता इसकी पड़ी और इसके मायने क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपातकाल। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। सबसे पहले समझते हैं आपातकाल का मतलब क्या। आपातकाल का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियां जो कि सामान्य परिस्थितियों की तुलना में अलग हैं या विशेष हैं। जब भारत पर कोई संकट है और भारत को लग रहा है कि उसे इस संकट से निपटने के लिए कुछ विशेष शक्तियां चाहिए, तो उस संबंध में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। आपातकाल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनुच्छेद 352 के तहत, एक होता है आपका अनुच्छेद 356 और एक होता है आपका अनुच्छेद 360। सबसे पहली बात कि आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। कुछ फैक्चुअल जानकारी, भाग 18 में किया गया है और कुल मिलाकर इसमें 9 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18 में। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार का आपातकाल बताया गया। पहला अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जिस प्रकार के आपातकाल की बात की जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति शासन जैसी शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। इसके लिए एक टर्म आती है जिसको कहते हैं संवैधानिक तंत्र का विफल होना। संवैधानिक तंत्र का विफल होना। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में ये होता है जब भी देश पर कोई संकट होता है, अगर लग रहा है, देश को लग रहा है कि देश पर आक्रमण हो सकता है, कोई अटैक कर सकता है, या हम किसी से युद्ध में जा सकते हैं, या कोई सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, या ना हुआ लेकिन अगर संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और राष्ट्रपति को ये पूर्व अनुमान हो जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला भी है, तो राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही लगता है उसी समय से राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को वितरण है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है जहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है और बहुत सारी राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। किसने किया है, संविधान ने किया है। और इसकी सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो अनुसूची 7 के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 7 है, उसमें संघीय विषय और समवर्ती विषय और राज्य विषय दिए गए हैं। तो उन पर जो शक्ति का वितरण होता है तो वो समाप्त हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। केंद्र मजबूत हो जाता है ताकि देश में आपात जो स्थितियां पैदा हुई हैं उनसे देश मिलकर निपट सके, उनका डटकर सामना कर सके, ठीक है। आई होप आपने इसको समझा होगा। आर्टिकल 356 का मतलब ये है कि जब राज्य संविधान के जो प्रावधान, जो उसके उपबंध हैं, उनके अनुसार शासन संचालन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो माना जाएगा कि वहां पे संवैधानिक तंत्र जो है
विफल हो चुका है, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन अध्यारोपित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन जैसे ही लागू किया जाएगा यहाँ भी शक्तियों का वितरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर सारा केंद्र काम करने लगेगा उस राज्य में। ठीक है, इसमें टेक्निकल अंतर है, उसको हम बता देंगे आगे की क्लास में। आर्टिकल 360 कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, देश में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का मतलब क्या है, इसको समझाने में कुछ प्रवासित नहीं किया गया है, बस ले मेंटल में इसको समझ लेते हैं कि अगर भारत की स्थिति ऐसे कि भारत डिफॉल्ट करने वाला है या भारत को कोई लोन नहीं दे रहा है, भारत की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, भारत के जो संसाधन आ रहे हैं उससे इतनी कमाई नहीं हो पाई है कि देश को शासन प्रशासन का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सके, तो देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगाई गई है। एक 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर। दूसरा 1971 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश का एक नवीन देश के रूप में जन्म हुआ था। और एक लगाया था 1975 में इंदिरा गांधी के समय में। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका प्रयोग 100 से ज़्यादा बार हो चुका है। ठीक है, 100 से ज़्यादा बार हो चुका है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसका प्रयोग भारत सरकार ने आज तक नहीं किया। आज तक हमारे यहाँ वित्तीय स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि इसका प्रयोग किया जाए। हालांकि 1990 में हमारी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर गई थी, तो उस समय कयास लगाए जा रहे थे कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने उस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की और परिस्थितियों से डटकर सामना किया और अर्थव्यवस्था को एक नई पटरी पर लेके आए। ठीक है, 2020 में जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ, देश में सारी अर्थव्यवस्था बंद हो चुकी थी, उत्पादन एकदम रुक गया था। तो कयास उस समय भी लगाए जा रहे थे कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लेकिन सरकार ने फिर नहीं लगाई। सरकार आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट लेके आई और देश को धीमे धीमे आगे बढ़ाया और उस मंदी से देश को बाहर निकालने में कहीं ना कहीं सफल रही है, तो उस समय इसका प्रयोग नहीं किया। बहरहाल, तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 352 से। आर्टिकल 352 से राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। पहला, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। दूसरा, किन आधारों पर ये लागू किया जाता है। ठीक है, किन आधारों पर लागू किया जाता है। और तीसरा, कितने क्षेत्र पर, लागू करने की प्रक्रिया, ठीक है, लागू करने की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद में केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद इसको हटाते कैसे हैं, हटाने का प्रावधान। तो शुरुआत करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ, जैसे कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है या किसी भी देश के साथ भारत देश युद्ध में चला गया हो, इनकी युद्ध चलने लगा, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में या 1962 में चीन के साथ वॉर हुआ। ठीक है, या किसी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया हो, जैसे कि 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, तो त्यों ही हमने क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था अंडर द आर्टिकल 352 के तहत। ओके, पहला आधार है कोई देश अटैक कर दे, दूसरा है हम किसी देश के साथ युद्ध में चले जाएं, या तीसरा शब्द है
तीसरा है सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि जो हमारी सेना है, सेना में आपस में ही संघर्ष होने लगे। तो इन आधारों पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। ध्यान रखना इसमें तो एक विशेष तौर पे कि ये परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं तब तो किया ही जा सकता है यदि राष्ट्रपति चाहेंगे, लेकिन अगर ये परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना भी जताई जा रही है, राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि देश में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति लगा देगा। और चूंकि आपको पता ही है कि राष्ट्रपति कैसे काम करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से काम करता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से काम करता है, इसके मायने ये है कि कार्यपालिका काम करती है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, वास्तविक काम तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव करती है, कार्यपालिका करती है, ठीक है, ठीक है। तो लगा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। किन किन आधारों पर लगाया जाएगा? तो 3 आधार संविधान में दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? किसी देश के साथ आपका युद्ध हो जाए, या कोई देश आक्रमण कर दे, या आपके यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है। युद्ध की बात हम करते हैं, ठीक है। युद्ध की बात करते हैं कि 1962 में क्या हुआ था। 1962 में चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था, एक तरफा हमला था। हमने हालांकि उसका डट का सामना किया, वो बात अलग है कि हम हार गए थे, लेकिन उसके भी कारण थे कुछ, ठीक है। तो युद्ध किया, तो चाइना ने युद्ध हो गया हमारा 1962 में, या इसी को कह दीजिए कि उसने अटैक कर दिया 1962 में, ठीक है। और हमने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। और ये नेशनल इमरजेंसी 1968 तक रहा था, 1968 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि इसी दौरान आप जैसे ही 1962 में लगा, ये 2-3 साल जैसे ही होते हैं, 1965 में आपको पता है कि इंडो पाकिस्तान हो गया, इंडो पाक वॉर हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया था 1965 में। तो फिर ये नेशनल इमरजेंसी लगी रही। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हमारी जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, वो आपस में संघर्ष करने लगे, आपस में लड़ाई हो जाए उनकी। तो ऐसे में सोच के देखिएगा, जो सेना जिसके ऊपर निर्भर करती है हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता, अगर वही आपस में लड़ रही है तो हमारे देश की इन चीज़ों की सुरक्षा कौन करेगा? देश को अखंड कौन रखेगा? देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो उस परिस्थिति में देश को जरूरत होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दें। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान रखना, संविधान में, मूल संविधान में एक शब्द था अशांति, और कैसी? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया, उसे कहते हैं आंतरिक अशांति, ठीक है। इंटरनल अशांति, यानी कि लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, ठीक है, आंतरिक अशांति, ठीक है। और इसी के आधार पे 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि संविधान में 44वां संशोधन किया गया, संविधान में 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में। 1978 में संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया था। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार आ चुकी थी, जो कि देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। गैर कांग्रेसी के मायने कि अब तक केवल कांग्रेस का ही शासन था देश की आज़ादी से लेकर, उसके बाद में गैर कांग्रेसी सरकार आई, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और संविधान से आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पर एक नया शब्द सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया था, ठीक है, ताकि इस प्रावधान का दुरुपयोग न किया जा सके। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग कर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था, ऐसा भविष्य की सरकार ना कर सके, इसलिए इसमें संशोधन किया गया, ये शब्द को हटा दिए गए, इसको जोड़ दिया, ठीक है, समझ गए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अब ये कितने क्षेत्र पर
लागू किया जा सकता है। देखिए, अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है या फिर भारत के किसी क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र पर भी लागू किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपातकाल पूरे देश में ही लगाया जाए। जम्मू कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो जरूरी नहीं कि कन्याकुमारी या तमिलनाडु में भी आपातकाल लगा दो, उस पर भी उसका प्रभाव दिखे, जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये बात ना 44वें संविधान संशोधन की बात सही होती है। इसका मतलब कि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, मोरारजी देसाई की उसमें सरकार थी। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार थी। 44वां संविधान संशोधन में ही ये बात जोड़ी गई। इससे पहले जब भी आपातकाल लगाया जाता था तो पूरे देश में लगता था, यानी कि अगर जम्मू कश्मीर में समस्या है तो पूरे देश में आपातकाल का प्रभाव पड़ता था, पूरे देश में ही लगता था। क्षेत्र विशेष पे नहीं लगाया जा सकता था। क्षेत्र विशेष पे लगाने का प्रावधान यहाँ पर डाला गया 44वां संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार अभी थी। ठीक है, लागू करने की प्रक्रिया क्या है? एक बात और देख लीजिए कि भारत में जो आपातकाल रहा है वो कितने, कौन कौन समय तक रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक केवल 3 बार लगाया गया। 3 बार कब लगाया गया? एक तो मैंने कहा कि 1962 में लगाया गया था। 1962 में लगाया गया जब इंडो चाइना वॉर चल रहा था। इंडो चाइना जब वॉर चल रहा था तो 1962 में लगाया गया था, जो कि 1968 तक रहा था। 1968 तक रहा था। और इसी दौरान में 1967 में हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव भी होते हैं, राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। क्योंकि जिस तरह से आज बात की जा रही, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जा रही, तो 1967 तक हमारे यहाँ पर यही होता था, एक राष्ट्र एक चुनाव ही होते थे। यानी कि केंद्र सरकार का और विभिन्न राज्य सरकारों का एक साथ चुनाव हो जाता था। तो बीच ही में चुनाव हुआ था। इसका मतलब ये भी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया तो चुनाव भी किया जा सकता है। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है स्टेट में पूछा जा सकता है। दूसरा आपातकाल लगा था जब इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ये कब हुआ था? 1971 में। ध्यान रखना, इसी के बीच में आपको 1965 में भी एक वॉर हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो यही इमरजेंसी लगी थी, इसी दौरान हो गया था। ठीक है, 1971 में जो इंडिया का और पाकिस्तान का वॉर होता है, और वॉर होने के फलस्वरूप एक नया देश जन्म लेता है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो 1971 में वो वॉर हुआ था। ठीक है, और फिर ये तो इमरजेंसी चलती रही। इसी साथ में 1975 में एक और इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, आंतरिक शांति के आधार पर, और ये दोनों पैरेलल चलती रही, समानांतर चलती रही। इनको जाकर के 1978 में समाप्त किया गया, जब सरकार दूसरी आ गई थी, मोरारजी देसाई सरकार, तो इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब लागू करने की प्रक्रिया क्या है? लागू करने की प्रक्रिया ये है कि मैंने कहा राष्ट्रपति को आभास हो जाए या वास्तविक स्थितियां हैं तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। किन किन आधारों पर? युद्ध के आधार पर, आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर लागू कर सकता है। ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन में बहुत सारे किए गए ताकि दुरुपयोग रोका जाए। इसके संबंध में यह भी प्रावधान किया गया था कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, ऐसे नहीं। हुआ क्या था दोस्तों कि 1975 में क्या हुआ? 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। क्योंकि 1967 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी नहीं थी और 1975 में भी नहीं थी। 1977 को लगा था। तो 1975 में हुआ क्या? 1975 में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, जैसे क्या हो रहा था, देश में बहुत अशांति हो गई थी। उसमें रेलवे ने हड़ताल कर दी थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उसमें मूवमेंट चल रहा था जिसको कहते हैं संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। जयप्रकाश नारायण जो विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में भी खूब सक्रिय रहे थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी एक नेता थे। आज़ादी मिली, उसके बाद में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था और अपने सामाजिक सुधार में कामों में लग गए थे। ठीक है, तो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था।
तब उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये तो आज़ादी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार ना तो गरीबों की है, ना किसानों की है, ना तो स्टूडेंट की, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक मूवमेंट शुरू हुआ। उन्होंने उसको नाम दिया संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। और परिस्थितियाँ ये हो गई थी उस समय कि रेलवे ने हड़ताल कर दी। अब सोच के देखिएगा कि रेलवे हड़ताल कर दे, क्या होगा? पूरा देश थम जाएगा, रुक जाएगी अर्थव्यवस्था। और जो माल है उसकी आवाजाही का मुख्य सोर्स जो होता है वो तो रेल ही है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो हो गया। इधर इन्होंने ये भी कह दिया कि सेना से कह दिया, सेना हुई, पुलिस हुई, आर्मी, जितने भी लोग हुए सभी से कह दिया कि यदि आपको लगता है कि सरकार बात ठीक नहीं कह रही है, सरकार का ये निर्णय अनुचित है, तो आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, आप ऐसा निर्णय मत मानिए और सोच के देखिए सरकार शासन किससे करती है? इन्हीं लोगों से करती है। अगर यही लोग सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो देश का क्या होगा? देश तो बहुत बड़ी अराजकता में चला जाएगा। तो इन आधारों पर इन्होंने 1975 में 25 जून की रात में 12 बजे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक कर दिया, ठीक है। और इन्होंने मंत्रिमंडल की सलाह तक नहीं दी, ठीक है, ना सलाह ली। जब लग गया इमरजेंसी तो सुबह मीटिंग बुलाई और सभी से कहती है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया। किसी मंत्रिमंडल में से किसी की ना तो सलाह ली और ना ही किसी ने कुछ बोला उस समय। तो उसके बाद में इसका दुरुपयोग ना हो तो इसमें किया गया कि आप आपातकाल लागू कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही, ठीक है, लागू कर सकते हैं। और लागू कैसे होगा? सबसे पहले आपने मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने, ठीक है, 352 का प्रयोग करते हुए। उसके बाद में राष्ट्रपति, उसके बाद में जो ये आदेश है ये 1 महीने तक ही लागू करेगा। 1 महीने के भीतर आपको लोकसभा और राज्यसभा की विशेष बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। यानी कि आपने आपातकाल लागू कर दिया, ठीक है, 1 महीने लागू रहेगा, लेकिन 1 महीना के भीतर ही आपको लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और विशेष बहुमत का मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था, आर्टिकल 3 से 68, यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत, साथ ही साथ उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 से। इतनी जब मेजोरिटी होगी तब वह प्रस्ताव पास हो जाएगा। और जैसे ही एक बार प्रस्ताव पारित हुआ तो अगले 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा। और उसके बाद में भी आप उसको बढ़ाना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपको फिर पुनः संसद में आकर उसको फिर उसी विशेष प्रक्रिया से पारित कराना पड़ेगा। इस प्रकार से आप हर 6-6 महीने पर ये प्रस्ताव पारित करते रहिए, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। और कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो इस संबंध में हमारा संविधान एकदम मौन है, खामोश है, उसने कुछ नहीं कहा कि अधिकतम कितना बढ़ा सकते हो। ओके, ठीक है। लेकिन तब क्या होगा कि नेशनल इमरजेंसी तो राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया और लोकसभा भंग हो चुकी है या लोकसभा काम नहीं करती है। अगर लोकसभा भंग हो गई है तो इसके लिए एक क्लॉज डाल दिया गया, उसमें कहा गया अगर लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा की सहमति लेनी होगी 1 महीने के भीतर राज्यसभा की। और कैसे? विशेष बहुमत से, क्योंकि राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है, वो तो हमेशा बनी रहती है, ठीक है। उसके 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष, 2 वर्ष खत्म होने पर तीसरा वर्ष शुरू होता है, पदमुक्त होते रहते हैं, उतने की चयन होता रहता है, चुनाव होता रहता है, यानी कि वो एक स्थायी सदन है, तो वो तो हमेशा रहेगा, तो उसकी सहमति आपको लेनी होगी। और जैसे ही लोकसभा चुनाव हो जाए उसके 1 महीने के भीतर आपको लोकसभा की भी अनुमति लेनी होगी, नहीं तो आपका प्रस्ताव, आपका जो आपातकाल है प्रभावशाली हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब बात आती है कि केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला, संविधान की 7वीं अनुसूची, सॉरी 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में
शक्तियों के वितरण की बात की, किसके किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, किसके किसके में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो जो ये आपका शक्ति का वितरण है, जो आपका शक्ति का वितरण है, ये समाप्त हो जाएगा, शक्ति का वितरण समाप्त हो जाएगा। और जितनी भी ये शक्तियाँ हैं ये सारी किसको मिल जाएंगी, केंद्र को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये केंद्र है, सेंटर, ये स्टेट है सारे। ठीक है, अब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो ये शक्तियाँ स्टेट को मिली हैं, ये केंद्र को मिली हैं, ये समाप्त हो जाएंगी, ये सीधे यहाँ चली जाएंगी। समाप्त होना है से मतलब क्या है, शक्तियाँ बिल्कुल समाप्त नहीं होंगी, बल्कि केंद्र को इसके समानांतर शक्तियाँ मिल जाएंगी। जैसे क्या होगा, जैसे क्या होता है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। हालांकि जब गतिरोध होता है, डेडलॉक होता है, तो केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। गतिरोध का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी कोई कानून बना रखा है उस विषय पर, और उसी विषय पर अभी राज्य सरकार भी कानून अगर बना देती है तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी, उनका ही कानून मान्य किया जाएगा और उनका खारिज कर दिया जाएगा राज्यों का। ठीक है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी जैसे डिक्लेयर हो जाती है तो उस समय हमारे जो विधायी संबंध है इस पर यह प्रभाव होता है कि शक्तियों का वितरण समाप्त हो जाता है। इसका मतलब राज्य सूची भी संवर्ती सूची की तरह काम करने लगती है, राज्य सूची भी संवर्ती सूची की तरह काम करने लगती है। इसका मतलब अब केंद्र सरकार राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर कानून बनाने की स्थिति में होता है, यानी कि संसद राज्य सूची के विषय पर भी कोई भी कानून बना सकती है जिस पर अभी तक केवल राज्यों को अधिकार होता था। ठीक है, केवल वो ना बना सकती है। दूसरे, अगर संसद सत्र में नहीं है तो क्या करोगे, संसद सत्र में नहीं है तो मैंने कहा बताया कि आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश को प्रख्यापित करने का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यादेश का मतलब होता है कि जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर देता है बिना संसद के पारित किए हुए, और उसका प्रभाव वही होता है जो सामान्य विधि का होता है। ठीक है, सॉरी। तो राष्ट्रपति फिर क्या करेगा, राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। ठीक है, अगर संसद सत्र नहीं है तो। और क्या प्रभाव होगा, और ये प्रभाव होगा कि हाँ, कि अगर कोई विधेयक है, ठीक है, कोई विधेयक, सामान्य विधेयक हो या फिर विशेष विधेयक हो या फिर आपका वित्त विधेयक हो, इनको भी रोका जा सकता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि शक्तियों का वितरण समाप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो विधानसभाएं होती हैं, जो देश राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, यानी कि स्टेट की मंत्रिपरिषद, यानी कि कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसके जो मंत्री होते हैं उनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है, यानी कि राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य की विधानसभा या विधानमंडल, ये समाप्त नहीं होते, ये बने रहते हैं, लेकिन इनके समानांतर केंद्र को शक्ति मिल जाती है, यानी कि राज्य सूची संवर्ती सूची की भांति कार्य करने लगती है। ठीक है, बातें क्लियर हुई, यानी कि राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, संसद विधि बना सकती है, शक्तियों का वितरण समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये होता क्यों, ये इसलिए किया जाता है ताकि राज्यों के बीच में जो शक्तियां हैं सारी केंद्र के पास आ जाएं, और केंद्र उन शक्तियों को इकट्ठा करके डटकर देश की जो मुश्किल हालात हैं उससे सामना कर सके और देश को उन परिस्थितियों से उबार सके। ठीक है, क्योंकि देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा का दायित्व संघ सरकार का है, ना कि राज्यों का। ठीक है, संघ और संविधान ने भी संघ सरकार का को ही दायित्व ये सौंपे हुए। अगला एक और है कि इसका मौलिक प्रावधानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस संबंध में आपको दो आर्टिकल देखने होंगे, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359। इसमें केवल बात होती है आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19, और इसमें बात होती है आर्टिकल 20 प्लस 21 को छोड़कर। इसके मतलब क्या, देख लीजिए। इसमें ये होता है कि देश में जैसे ही आपातकाल लागू किया गया, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में जैसे ही आपातकाल लागू किया गया
तो उसी समय आपका आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 लागू हो जाता है। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू किया तो आर्टिकल 358 स्वतः ही अपने आप लागू हो जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ये लागू होगा तो अपने ही आप यानी कि स्वतः ही आर्टिकल 19 में वर्ल्ड जितने भी प्रावधान हैं सभी निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब आर्टिकल 358 जैसे ही लागू होगा, आर्टिकल 319 के तहत जितनी भी स्वतंत्रता हैं, जैसे कि बोलने की आज़ादी है, भाषण देने की आज़ादी है, इकट्ठा होने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, देश में कभी घूमने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी है, निवास करने की आज़ादी, ये सारी आज़ादी आपकी आपसे छीन ली जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं कि आपसे छीनी ले जाएंगी, लेकिन सरकार तुरंत रोक लगा सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जब भी आपकी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को लागू करेगा, मौलिक अधिकारों को। लेकिन यहाँ पे 352 जैसे ही लागू होगा, 358 अपने आप लागू हो जाएगा, और जैसे ही 358 लागू होगा 19 अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जितनी आज़ादी दी गई इसमें। ठीक, और इसके विपरीत भी जैसे ही आर्टिकल 352 समाप्त होगा, राष्ट्रपति वापस ले लेगा इसको, या लोकसभा हटाने का प्रावधान कैसे है, या तो लोकसभा हटा सकती है या फिर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो जैसे ही हटाया गया तो आर्टिकल 358 अप्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 19 अपने आप लागू हो जाएगा, इसके लिए कोई अधिसूचना कुछ नहीं करना होगा। लेकिन आर्टिकल 359 थोड़ा अलग है इससे। आर्टिकल 359 अपने आप लागू नहीं होता है, स्वतः लागू नहीं होता। इसमें यह है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 को छोड़कर कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जाए, यह निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। यानी कि इसके लिए राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करेगा, अधिसूचना जारी करके वो बहुत सारे मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है जो उसको चाहे उस समय। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी कीमत पर सीमित नहीं किए जा सकते हैं, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर सीमित नहीं किए जा सकते, इनको नहीं सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रावधान है, ये भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। इसको भी कब जोड़ा गया है, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। इसके पहले क्या हुआ सॉरी जब 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, उसमें नागरिकों के सभी मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, सभी मूल अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। कहने का मतलब है यानी कि अगर पुलिस ने आपसे ज्यादती की है, आपकी उसमें हत्या भी होगी, पुलिस ने हत्या कर दी, मार दिया आपको, तो भी आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यानी कि आपके जीवन का अधिकार तक आपसे छीन लिया था, जी भी नहीं सकते हो, जीवन का अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। सरकार जिसको चाहेगी उससे उसका जीवन छीन सकती थी, आप किसी कोर्ट, न्यायालय, अदालत में नहीं जा सकते थे। तो ये होता है इसका मतलब। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया तो जोड़ा गया अनुच्छेद 20 और 21 को आप किसी भी परिस्थिति में सीमित नहीं किया जा सकता, चाहे नेशनल इमरजेंसी क्यों न डिक्लेयर हो। ओके, अब ये हो गया। अब दूसरी बात ये है, अब हटाने का प्रावधान कैसे है। हटाने का प्रावधान सीधा ये है, या तो राष्ट्रपति और दूसरा लोकसभा। राष्ट्रपति जब चाहे तो आपातकाल को वापस ले सकती है। राष्ट्रपति जब चाहे आपातकाल को वापस ले सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार काम करता है। यानी कि सरकार जब चाहेगी, अल्टीमेटली सरकार जब चाहेगी तो राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। 1975 में ये होता है। लेकिन दूसरा प्रावधान ये भी डाल दिया गया है, दूसरा प्रावधान ये भी डाला गया है 44वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो ये भी प्रावधान तभी डाला गया कि इस प्रावधान डाला है कि लोकसभा भी चाहे तो इसको हटा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल को। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा अगर जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको लग रहा है कि नहीं राष्ट्रीय आपातकाल हटाया जाना चाहिए, तो कुल जो लोकसभा के लगभग 1/10 सदस्य होने चाहिए, यानी कि कोरम जो होता है उतना होना चाहिए, लगभग 55 सदस्य होने चाहिए। 55 सदस्य स्पीकर के पास जाएं, और अगर लोकसभा अपना काम नहीं कर रही है उस समय, या फिर भंग हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर के पास जाएं, राष्ट्रपति के पास जाएं,
उनको एक प्रपोजल देंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया जाए, हम पारित करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ये उनको एक अधिसूचना जारी कर देंगे। अधिसूचना मतलब एक सभी को बोल दिया जाएगा और 14 दिन के अंदर उनसे कहा जाएगा आप प्रस्तुत हो जाइए संसद में, और 14 दिन के अंदर संसद में एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी लोकसभा की। ध्यान रखना, लोकसभा की जो स्पेशल बैठक है, स्पेशल सेशन है, विशेष बैठक है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब वो भी प्रस्ताव कैसा होगा, सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा। सामान्य बहुमत का मतलब कि उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, यानी कि कोरम तो होना ही चाहिए, 55 कम से कम लोग होने चाहिए। तो जितने भी उपस्थित हैं और जितने भी मतदान कर रहे हैं उनका अधिकतम, यानी कि एक ज़्यादा हो उनसे, बहुमत का मतलब। तो ये विधेयक पारित हो जाएगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा और राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। तो हटाने का प्रावधान, हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को भी है और साथ ही साथ लोकसभा को भी है, जो कि पहले नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से ये आपने चीज़ें समझी। ठीक है, और 3 बार अभी तक प्रयोग किया गया, मैंने सब बता दिया। अब एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 3 से 52 की बात करता है। ठीक है, 3 से 52 क्या होता है, कौन कौन इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, किन आधारों पे लगाया जाता है, तो बाह्य आक्रमण हो जाए, ठीक है, कोई आप पे अटैक कर दे, या आप किसी के साथ वॉर में चले जाएं, या फिर आपकी आर्म रिवेलियन हो जाए। ठीक है, इन 3 आधारों पे लागू किया जा सकता है। कितने बार लागू किया गया, ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर 1962 में लागू किया गया और 1971 में लागू किया गया, यानी कि 2 ये। और इसकी जगह पर एक शब्द का प्रयोग था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति ये कब जोड़ा गया, 44वां संशोधन में जोड़ा गया, और इसके आधार पर कब लगाया गया, 1975 में लगाया गया। तो अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया गया, तो कुल मिलाकर के 3 बार लगाया गया। ये याद हो गया, ठीक, 3 बार लगाया गया। अगला, कौन लगा सकता है, कौन लगा सकता है, तो राष्ट्रपति लगाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अब 44वां संशोधन में क्या क्या बदलाव किया गया, जो संविधान का 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1978 में, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। पहला बदलाव ये किया गया कि 42वां संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें नेशनल इमरजेंसी को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया गया था, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था। इसका मतलब था कि अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं तो इसका न्यायिक समीक्षा कोर्ट नहीं कर सकता है, यानी कि न्यायपालिका इसकी समीक्षा नहीं कर सकता है और इसको अवैध करार नहीं दे सकता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, जब 44वां संशोधन किया गया तो इसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया गया, यानी कि कोर्ट अब समीक्षा कर सकता है। पहला, इसमें से आंतरिक अशांति इस शब्द को हटाया गया और इसकी जगह क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, अगला क्या है, अगला ये है कि इसमें लोकसभा को भी ये हटाने का प्रस्ताव दिया, हटाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, यानी कि अब राष्ट्रीय आपातकाल को लोकसभा भी हटा सकती है। कैसे हटा सकती है, हमने आपको बता दिया ऑलरेडी। अगला है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। ठीक है,
अगला, राष्ट्रीय आपातकाल को संसद में पारित कराने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष बहुमत, आर्टिकल 368। और कुछ रहा, और एक है, अगला है कि 3 से जब 59 का प्रयोग करेंगे आप, तो किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को नहीं सीमित किया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया मोरारजी देसाई सरकार में। तो आपातकाल से संबंधित इतने सारे प्रावधानों को जोड़ा गया है। ठीक है, इतने सारे प्रावधानों को जोड़ा गया। एक और प्रावधान जोड़ा गया, याद आ गया, कि जो हर 6 माह बाद, हर 6 माह में आपको प्रस्ताव पारित कराना होगा, ये भी प्रावधान डाला गया था। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कितना क्या क्या किया गया। एक तो इसको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया गया। ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, लोकसभा को भी आपातकाल हटाने की शक्ति से नवाजा गया, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है, तब तक नहीं। इससे संबंधित प्रस्ताव है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए 1 महीने के भीतर। ठीक है, लोकसभा अगर नहीं है, डिजॉल्व हो चुकी है, तो पुनर्गठन लोकसभा की अभी के 1 महीने के भीतर, 30 दिन के भीतर। और 359 जब लागू होगा तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सीमित नहीं किया जा सकता है, और हर 6 माह में प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। तो इतने संशोधन किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी समरी आपने देख ली। अगला है आपका राष्ट्रपति शासन। अगला है आपका राष्ट्रीय शासन, आर्टिकल 356 के तहत।